नमस्कार दोस्तों। आज हम नवीन शर्मा नमस्कार दोस्तों। आज हम नवीन शर्मा द्वारा सामान्य हिंदी का चैप्टर नंबर 1 हिंदी भाषा का विकास, उपभाषा एवं बोलियों के बारे में जानकारी लेंगे। डिटेल्स पे एक वीडियो में डिटेल्स लेंगे, दूसरे वीडियो में फिर हम ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। भाषा एवं भाषा का परिवार। सामान्य मनुष्य द्वारा बोली गई स्पष्ट ध्वनि को ही भाषा कहते हैं। मनुष्य द्वारा जो स्पष्ट भाषा बोली जाती है, स्पष्ट ध्वनि बोली जाती है, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा जो है संस्कृत के भाष धातु से हुई है। भाषा भाष धातु से उत्पन्न हुई है। ठीक है, भाषा व्यक्तायाम वाची, मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी को ही भाषा कहते हैं। ठीक है, और अगर हम कहें कि आचार्य देवेंद्र नाथ के अनुसार भाषा की परिभाषा क्या है, तो आचार्य जो देवेंद्र नाथ हैं उनके अनुसार यदि हम भाषा की परिभाषा कहें तो उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हों उसे यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। देखिए, याद करने की सहायता क्या है। देवेंद्रनाथ ने क्या किया है कि देवेंद्र ने रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहा है। किसको क्या है? रूढ़ ध्वनि संकेत प्रणाली को भाषा क्या है? देवेंद्र, तो रूढ़, ये ठीक है। प्राचीन सनातन देश भारत एक प्राचीन सनातन देश है। संस्कृत इस देश की सबसे प्राचीन भाषा है जिसका व्यवहार हमारे पुराने ऋषि मुनि, विद्वानों और कवियों ने समय के अनुसार किया है। संस्कृत को आर्य भाषा, देव भाषा भी कहते हैं। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप संसार की सर्वप्रथम कृति ऋग्वेद में देखने को मिलता है। हिंदी भाषा इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारी है। अब हम कहते हैं भाषा के 3 विचारणीय हैं। भाषा के संबंध में 3 बातें विचारणीय हैं, जैसे कि भाषा ध्वनिक संकेतिक है, यह यादृच्छिक है, यह रूढ़ है। रूढ़ किसने कहा है? देवेंद्रनाथ ने। यादृच्छिक और संकेतिक है, ये बातें भाषा के रूप में लागू होती हैं। अब देखिए क्या क्या बताया मैंने। भाषा सांकेतिक है, यादृच्छिक है और रूढ़ है। ठीक है, उचित शब्दों के युग्म या संकेत को भाषा कहते हैं। बस यह संकेत स्पष्ट होना चाहिए। मनुष्य के दुर्लभ व जटिल मनोभावों को भाषा व्यक्त करती है, किंतु मात्र संकेत ही भाषा नहीं है। जैसे रोड, ट्रैफिक लाइट या लाल होना रुकने का संकेत होता है, परंतु भाषा में इस प्रकार के संकेत का कोई अर्थ नहीं है। मतलब ये जो संकेत वंकेत है वो भाषा का हिस्सा नहीं है। भाषा एक यादृच्छिक संकेत है। यहाँ इसके शब्द और अर्थ में कोई तर्क संगत जुड़ाव नहीं रहता। हमारे द्वारा कुत्ता, गाय, कौआ आदि को पुकारा जाता है। हमने और हमारे समाज ने इन ध्वनियों को स्वीकार कर लिया है। इसके पीछे इन ध्वनि या संकेत का कोई तर्क नहीं है। भाषा के ध्वनि संकेत रूढ़ होते हैं जो युगों में से हमारे पूर्वजों से प्रयोग होते आए हैं। यह परंपरागत है। वृक्ष, बालक, औरत आदि शब्दों का प्रयोग प्राचीन काल से होता आया है। बालक, जवान, वृद्ध सभी इनका प्रयोग करते हैं। ये प्रयोग पूर्णतः तर्कहीन है। मतलब जो लोग व्यवहार विचार में चल रहे हैं उनको भाषा के शब्दों में नहीं लिया जाता है। भाषा के शब्द वही होंगे जो अर्थपूर्ण, तार्किक होंगे। भाषा के लक्षण। हिंदी में कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा अपने आधार पर व्यक्त करते हुए भाषा निम्नलिखित लक्षण बताए हैं। मंगलदेव शास्त्री ने कहा है कि भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यवहार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणीय योगी शरीर अवयव से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को पूरा करता है। वह शरीर के अंगों से अर्थात मुंह, जीभ, दांत आदि के माध्यम से प्रकट करता है। मंगलदेव ने सीधी बात ये कही है कि मुंह से जो शब्द बोल जाए, जिसका अर्थ शाब्दिक हो, शाब्दिक अर्थ अर्थपूर्ण हो, है ना, हर कुछ ना हो,
तो उसे हम भाषा कहेंगे। ठीक है, मुंह से निकलने वाली। श्याम सुंदर दास, मनुष्य व मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। श्याम सुंदर दास ने कहा है कि भैया कि मनुष्य अपने विचार और अभिव्यक्ति के लिए जिन शब्दों का उपयोग करता है उसे आप भाषा कह सकते हैं। या मनुष्य अपने विचार और अभिव्यक्ति के लिए किसी वस्तु में के प्रति राय देने के लिए जो भी ध्वनि का उपयोग करता है उसे हम भाषा कहते हैं। फिर देवेंद्र नाथ शर्मा, आचार्य देवेंद्र नाथ के अनुसार हमने देखा था, उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय का सहयोग करते हैं, यादृच्छिक रूढ़ी ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। यादृच्छिक रूढ़ी ध्वनि संकेत। ठीक है, हमने भाषा के कौन से लक्षण देखे थे? यादृच्छिक हो, यादृच्छिक मतलब जो एक कैटेगरी में से निश्चित रूप से लिया गया हो। रूढ़ी जो पहले से चले आ रहे हो, जिनका एक विशेष अर्थ करता हो। और ध्वनि इनकी कोई आवाज़ निश्चित हो, कि जैसे कि कोई नाम लिया कि हमने मनोज, मनोज शब्द में निश्चित है भाई मनोज, ऐसे ही एक ध्वनि निश्चित हो। भाषा की प्रकृति। अब इसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। भाषा के दो रूप होते हैं, एक तो लिखित और एक कथित। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और एक कथित, यानी कि बोलने जानी और एक लिखने वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाषा के विविध रूप। भाषा के विविध रूप में बोलियां, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। बोलियां क्या है? भाषा के जिन रूप का प्रयोग साधारणतः जनता के वर्ग समूह या घरों में होता है उसे बोली कहते हैं। भारत में लगभग 650 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं जो घास पत्ती की तरह स्वतः जन्म लेती हैं और स्वतः ही मिट जाती हैं। जैसे हिंदी भाषा की सीमा बताई गई है कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, हिंदी भाषा की सीमा, जैसे कि उदाहरण के लिए हम देते हैं, देखिए दोस्तों, ये हमारा भारत है, ये हमने भारत बनाया। यहाँ देखिए, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से कहाँ तक हमारी हिंदी भाषा फैली हुई है। हिंदी भाषा की सीमा पश्चिम में जैसलमेर, ये पश्चिम में जैसलमेर, उत्तर प्रदेश, जी उत्तर प्रदेश, अम्बाला हरियाणा, अम्बाला हरियाणा, उत्तर दिशा में शिमला, हिमाचल प्रदेश में शिमला, पूर्व में भागलपुर बिहार, भागलपुर बिहार, दक्षिण पूर्व में रायपुर, छत्तीसगढ़। यहाँ तक के निवासी बोलचाल में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। मतलब ये हमारी हिंदी भाषा की परिधि है। ठीक है, इस बीच में हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। अब इन भाषाओं को अलग अलग क्षेत्र के रूप में बांटी गई है, जैसे कि पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, इस हिंदी को आप पश्चिमी हिंदी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सी भाषा, इस हिंदी को आप क्या कहेंगे? ये हो गई पश्चिमी हिंदी। कौन सी हिंदी? पश्चिमी हिंदी। इसको आप और कौन सा नाम देंगे? इसका अन्य नाम है कौरवी। कौरवी क्यों? क्योंकि यहाँ कुरुक्षेत्र में बोली जाती थी। सर हिंदी, मुगलों ने नाम दिया था ये सर हिंदी। और हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। ठीक है, कहाँ बोली जाती? एनसीआर के क्षेत्र में। ये हो गई पश्चिमी हिंदी।
इस ये पश्चिमी हिंदी का, ये कोरबी, सरहिंदी, हिंदुस्तानी या खड़ी बोली, ये एक प्रकार हो गया है ना पश्चिमी हिंदी का, एक प्रकार बोली कहाँ जाती है ये एनसीआर क्षेत्र में। ठीक है, अब देखिए फिर दूसरा प्रकार है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है, ये मथुरा वृंदावन में। ये कौन सी है, ब्रजभाषा, ये दूसरा प्रकार है। ब्रजभाषा का नाम क्या है, अंतर्वेदी। ब्रजभाषा का एक और नाम क्या है, अंतर्वेदी। कहाँ कहाँ, मथुरा, आगरा, भरतपुर, अलवर। मथुरा, आगरा, भरतपुर, अलवर। ठीक है, तीसरी है बंगरू। इसे आप हरियाणवी के नाम से भी जानते हैं, ये हरियाणा में मिल जाती है, बंगरू या हरियाणवी। ठीक है, हरियाणवी रोहतक और हिसार में। हरियाणवी हो गई, कौन सी हो गई, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अंतर्वेदी। हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अंतर्वेदी। और एक यहाँ की हो गई कौन सी, ये अगर है ना, कन्नौजी अगर है, ये जैसलमेर अगर है ना, ये खड़ी बोली में शामिल नहीं है, ये पूर्वी में आएगी ना। तीसरी कौन सी है, बांगरू हो गई, बुंदेली तीसरी हो गई, चौथी हो गई ये बुंदेली। बुंदेली कहाँ कहाँ, झांसी, जालौन, हमीरपुर, विदिशा, होशंगाबाद, ग्वालियर। तीसरी है कन्नौजी, ये कौन सी है, पश्चिमी हिंदी के प्रकार। 5 प्रकार है मुख्यतः। 5 प्रकार हैं, कौन कौन से, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, हरियाणवी और एक कौन सी है, कुरुक्षेत्र वाली कौरवी, या आप कह सकते हैं इसे खड़ी बोली। पश्चिम से ही ले आ लो, हरियाणवी, दिल्ली में कौरवी यानी खड़ी बोली। खड़ी बोली से नीचे मथुरा वृंदावन में अवध ब्रजभाषा, मथुरा वृंदावन ब्रजभाषा। ब्रजभाषा के नीचे झांसी में बुंदेलखंडी, और बुंदेलखंडी के नीचे कन्नौज में कन्नौजी। तो 5 भाषा हो गई। ये कौन सी हैं, खड़ी बोली यानी कि पश्चिमी भाषा। इसके बाद आती है पूर्वी भाषा, ये पूरब के क्षेत्र में। पूरब में कौन कौन सी है, एक तो अयोध्या है यानी कि अवधी। ठीक है, अयोध्या की अवधी, बुंदेली हो गई, इधर रीवा में बघेली, रीवा में बघेली, और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, क्योंकि रायपुर में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये क्या है, पूर्वी हिंदी की। फिर आती तीसरा प्रकार होता है राजस्थानी हिंदी। ठीक है भाई, राजस्थानी हिंदी राजस्थान में कौन सी, एक तो जयपुर, इसको आप इस तरीके से, राजस्थान में इस तरीके से समझिए, यहाँ पर जयपुरी, ठीक है, फिर ऊपर मेवाती, ठीक है, नीचे उज्जैन साइड में मालवी, ठीक है, और मारवाड़ी जोधपुर या बीकानेर की साइड, मारवाड़ी। ठीक है, तो मेवाती, मालवी कहाँ, उज्जैन में, मेवाती कहाँ, मेवात में, जयपुरी जयपुर में, मारवाड़ी इस तरफ जोधपुर बीकानेर साइड। ठीक है, तो ये 4 प्रकार हो गई राजस्थानी हिंदी के, 4 राजस्थानी हिंदी के, 5 पश्चिमी हिंदी के, 3 पूर्वी हिंदी के। अब आते हैं हम चौथी पहाड़ी हिंदी, जो कि इस साइड में बोली जाती है, ये पहाड़ी हिंदी। ठीक है, पहाड़ी हिंदी कौन सी है, गढ़वाली, ठीक, एक गढ़वाली हो गई, दूसरी कुमायूं, अल्मोड़ा में बोली जाती है, और पश्चिमी पहाड़ी कुल्लू। पश्चिमी पहाड़ी हिंदी 3 प्रकार की, गढ़वाली, कुमायूं और पश्चिमी पहाड़ी, कुल्लू मनाली में बोली जाती है। ठीक है,
इसके बाद आप बिहारी हिंदी, जो कि बिहार में बोली जाती है। बिहारी हिंदी कौन कौन सी? मगही, भोजपुरी और मैथिली। मैथिली दरभंगा मुंगेर में, भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर गोरखपुर जौनपुर में, और मगही पटना गया में। ठीक है, तो भोजपुरी, मगही और मैथिली, मैथिली मगही भोजपुरी। ठीक है, मगध से मगही और भोजपुरी थे ही पता ही सब है, और मैथिली जा भी भाषा भाई हैं। ठीक है, तो ये सारी भाषा हुई। तो अपन समझे कुल 5 प्रकार की भाषाएं हैं। कौन कौन सी? पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी, और कौन सी? राजस्थानी हो गई, पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी, एक पहाड़ी और एक बिहारी। ठीक है, इधर साइड मराठी बोलते हैं, इधर साइड नहीं। तो इसके 5 प्रकार हैं, इसके 3 प्रकार हैं, पूर्वी के 3 प्रकार हैं, बिहारी के 3 प्रकार हैं, 4 प्रकार राजस्थानी के हैं। ठीक है, कौन कौन से 5 प्रकार इसके कौन कौन से हैं भैया? हरियाणवी, खड़ी बोली, खड़ी बोली के बाद ब्रजभाषा, ब्रजभाषा के बाद रीवा में जो बोली जाती है बुंदेली, और बुंदेली के बाद कौन सी है? कन्नौजी। ठीक है, पहाड़ी में कौन सी है? पहाड़ी में है गढ़वाली, कुमायूं और एक पश्चिमी पहाड़ी। ठीक है, पश्चिमी पहाड़ी। बिहारी में 3 कौन सी है? मगही, ही, मैथिली और एक भोजपुरी। ठीक है, और पूर्वी में कौन कौन सी हैं? अवधी, बघेली और एक छत्तीसगढ़ी। ठीक है, राजस्थानी में कौन कौन सी हैं? 4, मेवाती, मेवाड़ी, मालवी और एक कौन सी है? जयपुरी। जयपुरी है। 4 हो गई। ठीक है, ये कंप्लीट हुई भाषा। तो बोली बोली समझ में आ रहा है? भाषा और भाषा की बोलियाँ, ये थी कुल 5 भाषा हैं। 5 भाषा के अंदर 5, 3, 8, 4, 12 और 6, 18 बोलियों के बारे में अपन ने जानकारी ली। ठीक है, अब देखो परिष्कृत भाषा कैसे कहती हैं। जब किसी बोली को व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। इसका प्रयोग शासन प्रशासन शिक्षा व साहित्य में होता है। खड़ी बोली कभी मात्र बोली थी, आज यह परिनिष्ठित भाषा बन गई है जिसका उपयोग पूरे भारत में होता है। इसी प्रकार जब कोई भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर ले तो वह आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राजभाषा या राष्ट्रभाषा तक का स्थान पा लेती है। मतलब बोली को व्याकरण से परिष्कृत किया जाए तब उसे परिष्कृत भाषा कहती है। मतलब भाषा ही है, बोली में व्याकरण मिल जाए, समझ में ऐसे। देखो क्या क्या होती हैं? एक तो होती है बोली। ठीक है, बोली एक तो होती है बोली। बोली में यदि व्याकरण मिला दो तो बन जाती है भाषा। ठीक है, और भाषा, और फिर इस भाषा में यदि आप राजनीतिक व सामाजिक राष्ट्रीय स्तर की स्वीकार्यता कारिता ले आओ तो बन जाती है वो राष्ट्र
भाषा, ठीक है। लेकिन यदि ये स्वीकार्यता राज्य के लेवल पे हो तो, राष्ट्र के लेवल पे ना हो, राज्य के लेवल पे हो तो वो बनती है राज्य भाषा। अभी राष्ट्रभाषा तो कोई नहीं है हमारी, लेकिन राज्य भाषा जैसे मध्य प्रदेश की हिंदी है, यूपी की हिंदी है, तो ऐसी ये है। तो ये राष्ट्रभाषा हुई। जैसे राष्ट्रभाषा के बारे में, राष्ट्रभाषा यहाँ से राष्ट्र की भाषा से है। राष्ट्रभाषा एक भावात्मक क्षेत्र है। राष्ट्रभाषा समस्त राष्ट्रों को एकत्रित करने और राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने तथा राष्ट्र गौरव की भावना को संवहन करने की शक्ति देती है। वर्तमान समय तक भारत के संविधान में किसी भी भाषा की राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं प्रदान किया गया। वर्तमान समय में संविधान में किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी भाषा एवं बोलियाँ। राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा, राज्य भाषा से अर्थ राज्य की भाषा से है। प्रत्येक राज्य की अपनी 2 भाषाएं हैं। प्रत्येक राज्य अपनी अपनी भाषाओं में राज्य की भाषा कार्य कर सकता है और यह कार्य करने के लिए वो स्वतंत्र है। संपर्क भाषा, संपर्क भाषा का अर्थ है जोड़ने वाली भाषा। संपर्क या जन भाषा जो किसी क्षेत्र, राज्य या देश के ऐसे व्यक्तियों के बीच विचार विनिमय का कार्य करे जो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते हैं। भारत में प्राचीन काल से संस्कृत संपर्क भाषा थी, परंतु आधुनिक युग में धीरे धीरे हिंदी से उसका स्थान ले लिया गया। पहले संस्कृत चलती थी, अब हिंदी आ गई। हिंदी भारत की संपर्क भाषा तथा अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क भाषा बन गई है। अब और एक जानकारी लेते हैं कि मातृभाषा किसे कहते हैं। मातृभाषा जैसे माता द्वारा सिखाई गई आम बोलचाल की भाषा मातृभाषा कहलाती है और मातृभाषा जनमानस में भी स्वीकार्य होती है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी है, कर्नाटक में कन्नड़ है, केरल में मलयालम है, हिंदी भाषा में हिंदी भाषा है। मानक भाषा, मानक भाषा या टकसाली भाषा या परिनिष्ठित भाषा या नागर भाषा के नाम से जानी जाती है। यह पत्राचार और व्यवहार तथा शिक्षित वर्ग की भाषा होती है। जैसे आप हिंदी में भी देखेंगे कि एक मानक स्तर की भाषा होती है हिंदी में, यानी कि हल्के दर्जे के शब्दों का प्रयोग ना करके उसमें उच्च कोटि के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसे ही आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये मानक भाषा का उदाहरण है। ठीक है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और शास्त्रीय भाषा का उल्लेख अगर शास्त्रीय भाषा वो जो पहले प्राचीन काल से हैं और उनमें शास्त्र लिखे गए हैं वो शास्त्रीय भाषा, जैसे कि संस्कृत है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये सब। ठीक है। अब एक आती है विभाषा। विभाषा का क्षेत्र भाषा से कम, बोली से अधिक होता है। इसे उपभाषा कहते हैं या विभाषा कहते हैं। विभाषा या उपभाषा एक ही बात है ना, विभाषा या उपभाषा एक ही बात। बोली से थोड़ा ज़्यादा क्षेत्र में बोली जाए और भाषा से थोड़ा कम क्षेत्र में बोली जाए उसे आप विभाषा कहते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हम पढ़ेंगे कि हिंदी भाषा कैसे बनी, हिंदी भाषा की उत्पत्ति क्या है, उसका विकास क्रम क्या है। चूँकि भारत प्राचीन देश है यहाँ लोग भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न भाषाएं पढ़ते हुए लिखते आए हैं। हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, जिसका उपयोग ऋषि मुनियों एवं कवियों द्वारा किया गया। संस्कृत को आर्य भाषा, देव भाषा भी कहा गया है। 3500 वर्ष प्राचीन है। इसकी उत्पत्ति के विषय में निम्नलिखित जानकारी मिलती है। भारतीय आर्य भाषा संस्कृत को 3 कालों में बांटते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 से 500 ईसा पूर्व, मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, आधुनिक आर्य भाषा 1000 ईस्वी से आज तक। यानी कि आप यहाँ समझ लीजिए कि कैसे कैसे बांटा है। हम इतिहास में पढ़ते हैं कि भाई 1500 ईसा पूर्व आपके ऋग्वेद आया, तो ऋग्वेद से लेकर 500 ईसा पूर्व बौद्ध के आने तक ये कौन सी भाषा हो गई? प्राचीन आर्य भाषा। ठीक है। फिर 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, यानी कि कहाँ तक? मोहम्मद गौरी तक। ठीक है, याद करने का तरीका है, एक सन को इसको क्या कहेंगे? मध्यकालीन आर्य भाषा। इतिहास के हिसाब से नहीं, ये मध्यकालीन भाषा के हिसाब से आर्य भाषा।
फिर गौरी से लेकर आज तक, ये क्या है, आधुनिक आर्य भाषा। ठीक है, वो हम और पढ़ेंगे इसके बारे में। अर्थात प्रथम काल में चारों वेद ब्राह्मण उपनिषद की रचना हुई, जो कि वैदिक संस्कृत में लिखित है। भाषा का प्राचीनतम रूप ऋग्वेदिक संहिता में पाया जाता है। वैदिक भाषा बोलचाल की नहीं अपितु साहित्यिक थी। संस्कृत भाषा के दो रूप हैं, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। रामायण, नाटक, महाभारत, व्याकरण, महाभारत आदि लौकिक संस्कृत में ही लिखे गए हैं। कात्यायन और पाणिनि ने संस्कृत भाषा के बिगड़ते रूप का जीर्णोद्धार किया है, प्रतिष्ठित किया और ब्राह्मणों के लिए मानक प्रस्तुत की। विदेशी विद्वानों हर्नली और ग्रियर्सन ने इस संस्कृत को बोलचाल की भाषा नहीं माना, किंतु डॉक्टर भंडारकर और डॉक्टर गुणे ने इस मत का खंडन किया। प्रथम काल की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की कुछ विशेषताएं निम्न हैं। भाषा, देखिए भाषा योगात्मक थी। शब्दों में धातुओं का अर्थ प्राय सुरक्षित था। भाषा अपेक्षाकृत अधिक नियमबद्ध थी। भाषा संगीतात्मक थी। 3 लिंग, 3 वचन थे। पदों का स्थान निश्चित नहीं था। शब्दों में तत्सम शब्द की संख्या अधिक थी। दक्षिण में अनेक द्रविड़ शब्दों का प्रयोग होने लगा था। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक भारतीय आर्य भाषा नई भाषा की सृष्टि के एवं विकास करती रही। इस काल में लोक भाषा का विकास हुआ। इस विकास से भाषा का जो स्वरूप प्रकट हुआ उसे प्राकृतिक कहते हैं। प्राकृतिक भाषा 3 अवस्थाओं से होकर विकसित हुई। प्रथम अवस्था 500 ईसा पूर्व से लेकर प्रारंभ तक पाली एवं शिलालेखी प्राकृतिक आई। दूसरी अवस्था ईस्वी के प्रारंभ से 500 ईसा तक अनेक प्रकार के प्राकृतिकों का तथा तीसरी अवस्था 500 ईसा पूर्व से 1000 तक अपभ्रंशों का विकास हुआ। यानी कि इस प्रकार समझ लीजिए, भाषा का विकास कुछ इस प्रकार समझ लीजिए कि भाई साहब 1500 ईसा पूर्व, तो 1500 ईसा पूर्व क्या रहा, संस्कृत रही। इसके बाद बुद्ध के जन्म के साथ 500 ईसा पूर्व क्या आई, पाली। फिर ठीक, यहाँ 0 से 500 तक पाली, और फिर 500 से लेकर 1000 तक ईस्वी तक जी, ऐसा समझते हैं। रुकिए, ऐसे 1500 से लेकर ईसा पूर्व कौन सी रही, संस्कृत रही। ठीक है, फिर 0 ईस्वी मत पाली हो गई। फिर 500 ईस्वी प्राकृतिक हो गई। फिर 1000 ईस्वी अपभ्रंश हो गई, भ्रंश हो गई। और फिर 1000 ईस्वी के बाद, अपभ्रंश के बाद इसको आप आज हिंदी नाम से जानते हैं। ठीक, और आगे जानकारी लेते हैं क्या बात है। पाली भारत की प्रथम देव भाषा बनी। इसी भाषा में भगवान बुद्ध एवं उनके अनुयायी जनसाधारण, देखिए भारत की प्रथम देश भाषा, अगर आपको भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी बनी, पाली। महात्मा बुद्ध की जनसाधारण उपदेश देते हैं
अच्छा, श्रीलंका के लोग पाली को ही मागधी कहते थे क्योंकि मग में इसकी सृष्टि हुई, इससे तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ। पहली सदी में 500 ईस्वी तक उत्तर भारत में विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक भाषा का विकास हुआ। सौरसेनी का क्षेत्र मथुरा या वृंदावन पद का आसपास बोली जाती थी। मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा थी। मध्य प्रदेश संस्कृत का मुख्य केंद्र था, बाद में यही हिंदी का भी मूलगढ़ बन गया। पिशाची उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा थी। महाराष्ट्र की भाषा तथा मराठी भी सृष्टि इसी से हुई है। ठीक है, अब आप देखेंगे कहाँ कौन सी भाषा जन्मी। और यहाँ मैप रहेगा, इस तरफ अपन मैप बना लेते हैं। ये कह रहा है सौरसेनी का क्षेत्र मथुरा तथा सूरसेन जनपद आदि के आसपास था। तो मथुरा कहाँ है? यहाँ पर आई सौरसेनी। ठीक है, मध्य प्रदेश की मुख्य भाषा थी तथा मध्य प्रदेश में भी सौरसेनी बोली जाती थी। मध्य प्रदेश संस्कृत का मूलगढ़ था, बाद में हिंदी का मूलगढ़ बन गया। पिशाची उत्तर पश्चिम में कश्मीर की भाषा थी, ये हो गई पिशाची कश्मीर की। महाराष्ट्र की मराठी थी, मराठी। अर्धमागधी प्राकृतिक का क्षेत्र मागधी और सौरसेनी प्राकृतिक के बीच का था, जो प्राचीन कौशल के आसपास प्रचलित थी। इसी भाषा का अधिकांश प्रयोग जैन साहित्य में देखने को मिलता। अर्धमागधी मगध और सौरसेनी के बीच में है। ये हो गई अर्धमागधी। ठीक है, मागधी प्राकृतिक मगध के आसपास की भाषा थी, ये हो गई मगध मागधी। ठीक है, मागधी। 1000 ईस्वी से प्राचीन कालीन आर्य भाषा का सर्वोत्तम विकास अपभ्रंश के रूप में जब बड़रुचि जैसे प्राकृतिक और व्याकरणों ने प्राकृतों को नवीन एवं पुष्ट ढांचे में ढाला, तो लोक भाषा अपभ्रंश ने परिनिष्ठित प्राकृतों के समूह चुनौती दी और पंडितों की भाषा पर लोक भाषा अपभ्रंश आगे बढ़कर अपभ्रंशों से पूर्णतः विकसित हुई। अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा या गिरा हुआ या भ्रष्ट हुआ। इसके अनेक नाम प्रचलित हुए, अबहट्ट देशभाषा, ग्रामीण भाषा। आधुनिक आर्य भाषाएं हिंदी, बांग्ला, मराठी, पंजाबी, उर्दू की उत्पत्ति अपभ्रंशों से हुई है। देखिए, हिंदी हो, बंगाली हो, मराठी हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, की उत्पत्ति अपभ्रंशों से ही हुई है। अपभ्रंश का भी परिनिष्ठित विकास मध्य प्रदेश से हुआ है। मध्य प्रदेश में संस्कृत प्राकृतिक अपभ्रंश के ही योग से हिंदी का जन्म हुआ है। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक के काल को अपभ्रंश काल कहते हैं। 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक काल अपभ्रंश काल कहते हैं। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय संक्रांति काल कहलाता है। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि कहा है। हमारी भाषा का नाम हिंदी ईरानियों की देन है। हिंदी किसकी देन है? ईरानियों की। राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। जिस भाषा में शासन का कामकाज संपादित होता है उसे राजभाषा कहते हैं। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले मदन मोहन मालवीय ने सुझाया था। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले मदन मोहन मालवीय ने सुझाया था। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने दिया था। संविधान सभा में हिंदी भाषा का गोपाल स्वामी अयंगर ने दिया था। भारतीय विधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। संविधान के अनुच्छेद 343 में अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी व देवनागरी देवनागरी हो गई। इसका मतलब ये पूरी चीज इम्पोर्टेंट है।
उत्तर भारत में अपभ्रंश आधुनिक भारतीय भाषाओं को जन्म हुआ। अपभ्रंश मुख्यतः 7 प्रकार के हैं तथा इनसे उत्पन्न आधुनिक भाषाओं का उल्लेख निम्नलिखित है। शौरसेनी अपभ्रंश। अब देखिए अपभ्रंश और उनसे निकली हुई भाषाएं। हमने देखा था कि शौरसेनी कहाँ बोली जाती है, मथुरा के इधर। तो शौरसेनी अपभ्रंश में कौन कौन सी है? पहली राजस्थानी हो गई एक। दूसरी पश्चिमी हिंदी, दो। ब्रजभाषा, तीन। चौथी हो गई खड़ी बोली। ठीक है। 4 शौरसेनी से निकली 4 आधुनिक भाषाएं। पिशाची हिंदी से 2 भाषाएं निकली, एक पंजाबी और दूसरी है लहंदा। ठीक है। खस अपभ्रंश कहाँ है? ये पहाड़ों वाली खस। ठीक है, पहाड़ों वाली कौन कौन सी? पहाड़ी, कुमायूं और गढ़वाली। 3 खस। ठीक है। फिर आई महाराष्ट्री से मराठी और ब्राचड़ अपभ्रंश, ब्राचड़ से सिंधी। ब्राचड़ से कौन सी निकली? ब्राचड़ से सिंधी। और अर्धमागधी से कौन कौन सी निकली? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और पूर्वी हिंदी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये कौन कौन सी हैं? पूर्वी हिंदी। सभी पूर्वी हिंदी कहाँ से निकली? अर्धमागधी से। और मागधी अपभ्रंश, फिर आ गई एक मागधी अपभ्रंश क्या निकली है? बिहारी में कौन कौन सी? 3, भोजपुरी, मैथिली और मगधी। बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया, ये सब क्या? मगधी से निकली हुई हैं। ठीक है। ये सब आधुनिक भाषाएं। अपभ्रंश कहाँ कहाँ? 7 तरह के अपभ्रंश हैं। 7 अपभ्रंशों से आधुनिक भाषाएं ये निकली हैं। ठीक है। कौन कौन से अपभ्रंश हैं? शौरसेनी, देखो सबसे ऊपर पिशाची, इसके बाद नीचे शौरसेनी से नीचे अर्धमागधी से नीचे मगधी, इधर मराठी और इधर ब्राचड़ और ऊपर है ये खस। ठीक है। 4 ऐसी, एक ऊपर 2 इधर, 7 हो गई। ठीक है। 1000 ईस्वी के बाद आधुनिक भाषाओं का युग प्रारंभ हुआ। 1100 ईस्वी के बाद आधुनिक भाषाओं का प्रारंभ हुआ। 14वीं शताब्दी में इन भाषाओं का स्पष्ट रूप सामने आ गया। कुछ समय तक अपभ्रंश की प्रवृत्तियां तो मिली जुली रहीं, फिर धीरे धीरे क्षीण होती गईं। एक 1000 ईस्वी के लगभग हिंदी अन्य आधुनिक भाषाओं की तरह अपने अस्तित्व में आ गई थी। रचनात्मक भाषा थी। दूसरी विशेषता यह शुरुआत हुई कि तद्भवों की अधिकता बढ़ गई। हिंदी जीवनानुसार हो गई, जनजीवन के गोद में आके बैठ गई, अर्थात जनजीवन के मुख से बोले जाने लगी। पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, राजस्थानी, बागरू, खड़ी बोली आदि। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, बिहारी, छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी क्षेत्र की हिंदी, कुमायूं, गढ़वाली। खड़ी बोली हिंदी की मूल भाषा बन गई, जो 200 वर्ष से विकसित हो रही थी। इसकी समृद्धि में इतनी सभी बोलियां ने योगदान दिया कि जिसकी वजह से यह देश के कोने कोने तक फैल गई। हिंदी भाषा का समृद्ध परिचय, नामांतरण व इतिहास। सामान्यतः अधिकांश लोगों को लगता है कि स्लोगन हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान ये संस्कृत भाषा से उत्कृष्ट है, जबकि सत्यता यह है कि यह फारसी शब्द है।
हिंदी के नामकरण की एक दिलचस्प कथा बताते हैं, जिसका वर्णन इस प्रकार है। हिंदी की उत्पत्ति अर्थात 8वीं सदी से आज तक हिंदी को हमने सामान्यतः 3 तरह के अर्थ रूपों में ग्रहण किया है: व्यापक अर्थ रूप में, साधारण अर्थ रूप में, विशिष्ट अर्थ रूप में। मुसलमानों ने भारत आगमन से पूर्व हिंदी का स्वरूप व्यापक अर्थ में प्रयोग किया था, जो कि सतत प्रभावित होती रही। अर्थात व्यापक अर्थ में हिंदी हिंदू या भारत से जुड़े किसी भी व्यक्ति, स्थान पर तथा भारत में बोले जाने वाली किसी भी द्रविड़, आर्य या भारत की अन्य भाषाओं के लिए प्रयोग की जाती थी। अर्थात हिंदी का प्रयोग किसी भी भारतीय व्यक्ति, वस्तु, स्थान पर भारतीय अन्य भाषाओं के साथ प्रयुक्त की जाती थी। ईरानियों की प्राचीन धर्म पुस्तक अवेस्ता में हिंदी, हिंदू आदि शब्दों का लिखित वर्णन है, जो हमें हिंदी के इतिहास को दर्शाते हैं। आगे, मध्यकालीन ईरान में हिंद एक विशेषण प्रत्यय को प्रयोग करके हिंदिक, फिर बाद में हिंदीक शब्द की रचना हुई। मध्यकाल के अंत में शब्द के अंतिम व्यंजन पर लोप हो गया, अर्थात हिंदी शब्द हिंदू के विश्लेषण में प्रचलित हो गया। शुरुआत में हिंदी शब्द एक देशबोधक शब्द था। लोग हिंदी शब्द को सिंध या सिंधी से संबंधित करते थे। इसकी प्रमुख वजह थी कि ईरानी सा शब्द का उच्चारण हा की तरह करते थे। यह प्रयोग 8वीं सदी तक इसी तरह चलता रहा। ईरान से ही हिंद और हिंदी शब्द अन्य देश जैसे अरब, मिस्र, सीरिया आदि अन्य देशों को प्राप्त हुआ, लेकिन अब हिंदी शब्द का इस व्यापक अर्थ में प्रयोग नहीं होता। भारतीय संविधान ने इस शब्द का अंगीकरण भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में किया है। भारत के किसी भी प्राचीन धर्म ग्रंथों में हमें हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान शब्दों का प्रयोग वर्णन नहीं मिलता है। न हास्यास्पद की हिंदी शब्द का प्रयोग या इसकी उत्पत्ति वर्णन भारत के किसी भी प्राचीन ग्रंथों से नहीं मिलता, अपितु ईरानी धर्म ग्रंथों से मिलता है। भाषा के साधारण या सामान्य अर्थ। जवान ए हिंदी का प्रयोग हमें मध्यकालीन फारसी, अरबी साहित्य में देखने को मिलता है। 6वीं शताब्दी के बादशाह नौशेखा की राजकवि पंचतंत्र में प्रयुक्त भाषा को जवान ए हिंदी की संज्ञा दी। हिंदी का सामान्य या साधारण प्रयोग भारत की प्राचीन भाषाओं अर्थात संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश, पाली के लिए किया गया। उपर्युक्त ज्ञान से स्पष्ट होता है कि हिंदी शब्द का प्रयोग देश के बाहर सामान्यतः 2 अर्थों में हुआ। प्रथम कि यह देश के संबोधन के अर्थ में, द्वितीय भाषाओं के अर्थ के रूप में, परंतु आज दोनों ही अर्थ पुराने तथा अपनी महत्वता को पूर्णतः खो चुके हैं। हिंदी शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग अपभ्रंश, प्राकृतिक, संस्कृत आदि किसी भी भाषा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में नहीं हुआ है। का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच। वहीं कबीरदास ने कहा, संस्कृत है कूप जल, भाषा बहता नीर। परंतु मुस्लिम परंपरा के कवि विद्वानों ने उत्तर भारत की मध्यकालीन जनभाषा को हिंदवी राष्ट्रभाषा से संबोधित किया। अमीर खुसरो ने लिखा है, तुर्क हिंदुस्तानी में हिंदवी गोयस जवाबे, जुजवे चंद नजम हिंदी नीज नज्जर, खस्तान करता शुरू अस्त। खुसरो की खालिक बारी में हमें 30 बार हिंदवी, 5 बार हिंदी शब्द देसी भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ मिलता है। इसी प्रकार मुस्लिम कवि जायसी ने 16वीं शताब्दी में हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। तुर्की अरबी हिंदवी भाषा ते ही आही, जागे मार्ग प्रेम का सबे सराहे ताही। 16वीं 17वीं सदी के दक्षिण मुस्लिम कवियों, जिन्हें दक्खनी हिंदी कवि कहते हैं, ने भी हिंदी शब्द का प्रचुर प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का इस संबंध में मत है कि 17वीं सदी में हिंदी, हिंदवी शब्द समानार्थक थे। इसकी पुष्टि इससे भी की जाती है कि 17वीं सदी के दक्खनी कवि मुल्ला वजीह ने सबरस में भूमिका में हिंदी का प्रयोग किया। हिंदी या हिंदवी तथा मध्य प्रदेश की भाषा के रूप में प्रयोग होती थी। उक्त विशेषणाओं तथा
तथ्यों से स्पष्ट होता है कि हिंदी का नामकरण भारतीय हिंदुओं ने नहीं अपितु ईरान अरब से आए तथा भारत में बसे मुसलमानों द्वारा हुआ है। इसके बावजूद मुसलमानों ने हिंदी प्रदेश में फैली विभिन्न बोलियों को न अपनाकर दिल्ली और मेरठ में प्रयुक्त खड़ी बोलियों को अपने श्रेष्ठ कर माना। इसके विपरीत हिंदुओं ने ब्रजभाषा, अवधी तथा अन्य देशी भाषाओं में अपनी रचनाएं की, लेकिन एक अंतराल के बाद ये हिंदू भी मुसलमानों के मार्ग अनुयायी हो गए। इससे यह पूर्ण रूपेण स्पष्ट होता है कि मुसलमानों ने जिस अर्थ में देशी रूप या खड़ी बोली को प्रेम व ग्रहण किया, वहीं हिंदी को एक सही एवं उत्तम दिशा भी दी थी। आज हम जब सब हिंदी का अर्थ बोली, खड़ी बोली या उसमें लिखित साहित्य को मानते हैं, इस हिंदी के प्रचार प्रसार में हमारे साधु संतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने इसे विभिन्न देशों में फैलाया। अब धीरे धीरे सभी देशों में बस गई। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के शब्दों में, हिंदी एक महान संपर्क साधक भाषा है। बंगाल के सुधी महापुरुषों ने भी इसकी गौरव महिमा को पहचान दिया था। 1875 में बाबू केशव चंद्र सेन ने लिखा, हिंदी भाषा प्राय सर्वत्र प्रचलित है। हिंदी देश की एकता की संपर्क भाषा है, साधु संतों की भाषा है। हिंदी भारत की सामान्य जनता की भाषा है और देश की केंद्रीय शक्ति है। ऐसी विकसित भाषा को क्षेत्र सीमित नहीं किया जा सकता। अब हम हिंदी शब्द का प्रयोग एक विशिष्ट शैली के अर्थ में होते हुए समझेंगे। शुरुआत में हिंदी का प्रयोग फारसी, देवनागरी दोनों रूप में लिपि लेखन में किया जाता था। यह नहीं, कुछ मुसलमानों ने हिंदवी की उस शैली का भी प्रचार किया जिसकी परंपरा फारसी लिपि उच्चारण में दिल्ली आसपास की वर्तमान भाषा थी। दक्षिणी हिंदी कवियों ने हिंदी को एक विशिष्ट शैली में ढाला, जो आगे चलकर उर्दू की एक विशिष्ट चीज़ समझी जाने लगी। परंतु विरोध के बीज भी उत्पन्न होना शुरू हो गया। हिंदुओं और मुसलमानों का राजनीतिक विरोध ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, त्यों-त्यों हिंदी मुसलमानों से दूर होती गई। मुसलमानों ने हिंदी के स्थान पर एक नई भाषा उर्दू को गढ़ लिया, जिसके पश्चात हिंदी वालों ने हिंदी को एक शैली मान लिया। इन सब राजनीतिक और सांप्रदायिक विरोध के परिणाम यह हुआ कि भारतीय मुसलमान कवियों ने हिंदी को फारसी के सांचे में ढालकर एक नया नाम रख लिया, रेख्ता। हिंदी फारसी शैली में अब पनपने लगी थी। यह बात 18वीं सदी उत्तरार्ध में हुई। इसी प्रकार हिंदी के नामकरण में अंग्रेजों ने आगमन 1800 ईस्वी से हिंदी को हिंदुस्तानी की संज्ञा दी गई और इससे भाषा संबंधी इन नई उलझन से जन्म लिया। परंतु इन सबके बाद भी हिंदी ने अपनी जगह स्थापित कर ली थी। यदि भारत का नाम हिंद है तो इसकी राष्ट्रभाषा भी हिंदी हो गई और ऐसी स्थिति में राष्ट्रभाषा को हिंदुस्तानी की संज्ञा नहीं दी जा सकती। अब देखते हैं अपन विश्व हिंदी सम्मेलन। पहला हिंदी सम्मेलन नागपुर, भारत में 1975। फिर 76 पोर्ट लुइस, मॉरिशस। 83 नई दिल्ली। 93 पोर्ट लुइस। 96 पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद और टोबैको। 99 लंदन। 3 पारामोरिबो, सूरीनाम। 7 न्यूयॉर्क। 12 जोहान्सबर्ग। 15 में भोपाल। 18 में मॉरिशस। 23 में फिजी। 12 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। इन विश्व हिंदी सम्मेलन को हमको याद करना है और ठीक अच्छे से याद करना है। मैं फिर से सुना देता हूँ। पहला नागपुर में, पहला न कहा के 75 कहूँगा मैं। 75वां मतलब 75 1975 का नागपुर में, 76 का पोर्ट लुइस में, 83 का नई दिल्ली में, 93 का पोर्ट लुइस में, 96 का पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद और टोबैको वाले में, 99 लंदन, 3 पारामारिबो सूरीनाम, 7 न्यूयॉर्क, 12 जोहान्सबर्ग, 15 भोपाल, 18 मॉरिशस, 23 फिजी। कुल 12 हैं। सिलसिलेवार याद करना है, बहुत IMP है। एक बार फिर से 75 नागपुर, 76 पोर्ट लुइस, 83
नई दिल्ली 83 में वर्ल्ड कप जीता था, तो 83 नई दिल्ली में हो गया। फिर 93 पोर्ट लुइस, 96 पोर्ट ऑफ स्पेन, 99 लंदन, 3 परामारिबो, 7 न्यूयॉर्क, 12 जोहान्सबर्ग, 15 भोपाल, 18 मॉरिशस, 23 फिजी। ठीक है, इन्हें अच्छे से याद करना है, ये बहुत IMP हैं। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय संविधान के अनुसार 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में उल्लेख किया गया है। 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? हिंदी लिपि देवनागरी है, संस्कृत देवनागरी है, महाराष्ट्री देवनागरी है, असमिया की असमिया है, उर्दू अरबी फारसी है, कन्नड़ कन्नड़ है, तेलुगु तेलुगु है, बांग्ला बांग्ला है, पंजाबी गुरुमुखी है, मलयालम मलयालम है, नेपाली देवनागरी, मणिपुरी मैतई है, सिंधी देवनागरी है, कोंकणी देवनागरी है, बोडो देवनागरी है, मैथिली देवनागरी है, कश्मीरी देवनागरी है, संथाली देवनागरी है, डोंगरी देवनागरी है और गुजराती देवनागरी है। सिर्फ मलयालम मलयालम है, तमिल तेलुगु कन्नड़ इनकी अलग है। यदि हम देखें तमिल की कौन सी है, तेलुगु तेलुगु है, कन्नड़ कन्नड़ है, तमिल नहीं है क्या? इसमें 17 18 दो भाषाएं छूट गई हैं, दो भाषाएं नहीं हैं, एक तमिल, ठीक है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़ीसा, उड़िया भी नहीं है, ठीक है। तो ये 22 भाषाएं। अब थोड़े महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं। हिंदी का विकास क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और हिंदी। संस्कृत भाषा को देववाणी या हिंदी को आदिजन्य कहते हैं। चीनी और तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षरी परिवार की भाषा माना जाता है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के शासक जयभट्ट के शिलालेख में होता है। पूर्वी हिंदी में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं किया जाता था। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। भारत और यूरोपीय भाषा परिवार की है। भारत की सबसे छोटी इकाई वर्ण तथा अक्षर है। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की पूर्णतम इकाई वाक्य है। हिंदी के विकास में सर्वप्रथम सर्वाधिक योगदान अपभ्रंश भाषा का है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली है। विश्व में बोले जाने वाली भाषाओं का क्रम अंग्रेजी, मंदारिन, हिंदी है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। लौकिक संस्कृत को संस्कृत भी कहा जाता है। कच्चायन पाली भाषा सर्वप्रथम व्याकरणीय थे। कच्चायन पाली भाषा सर्वप्रथम व्याकरण थे। मुंडा तथा संथाली भाषा का संबंध ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से है। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। हिंदी व्यूहात्मक एवं विश्लिष्ट भाषा है। ब्रजबुली बांग्ला भाषा का कृत्रिम रूप है। हिंदी भाषा की आदिजन्य संस्कृत है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम कौरवी है। काका कालेलकर ने देवनागरी में आ के लिए 12 खड़ी का सुझाव दिया था। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में है। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय मॉरिशस में स्थित है। पाली भाषा का अन्य नाम मागधी है। जयपुरी बोली का स्थानीय नाम ढूंढाड़ी है।
वर्तमान में भारत में बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का सर्वप्रथम नाम राजा राम मोहन राय ने सुझाया था। चंद्रशेखर शर्मा ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी से संबोधित किया है। द्रविड़ परिवार की भाषाएं मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, तुलुकुई आदि हैं। पाली भाषा का संबंध बौद्ध साहित्य से है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली है। शास्त्रीय भाषाएं तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली है। खड़ी बोली का क्षेत्र मुरादाबाद, रामपुर, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, मेरठ। कन्नौजी भाषा का क्षेत्र इटावा, कन्नौज, कानपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। क्षैतिज रेखा होती है जिसे सूर्य रेखा कहा जाता है। भाषा लेखन के लिए प्रयुक्त चिन्हों का व्यवस्थित रूप लिपि कहलाता है। हड़ौती, ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान की बोली हैं। ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी उकार बहुला है। अवधी उत्तर कौशल की बोली है। छत्तीसगढ़ी दक्षिण कौशल की बोली है। खड़ी बोली हरियाणवी तथा दक्कनी आकार बहुला बोली है। टा वर्ग बहुला बोली मेवाती, मालवी, जयपुरी, मारवाड़ी। उदासीन आकार बहुला बोली अवधी और बघेली। ये कंप्लीट हुआ आपका थ्योरी। धन्यवाद।